नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रही है जिसका नाम है अधिगम वक्र। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो लर्निंग, जैसे हम यहाँ पर सीखते हैं कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग क्या होता है कि आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वक्र की, तो वक्र क्या होता है कि हमारे पास जो सीखने की जो गति होती है, जो हमारी सीखने की मात्रा होती है, जो हमारा रिजल्ट जो होता है, उसको जब हम एक वक्र पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका अधिगम वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर अधिगम वक्र की डेफिनेशन क्या बनी कि जो सीखने की मात्रा, निष्पादन, रिजल्ट, निष्पादन जो होता है वो आपका रिजल्ट ही होता है। तो जो निष्पादन होता है, सीखने की जो मात्रा होती है, जो हमारे अभ्यास होते हैं, उन सबको जब हम एक वक्र पर अंकित कर देते हैं तो वो आपका अधिगम वक्र कहलाता है। क्लियर है? तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि अधिगम वक्र क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले जो है यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अधिगम वक्र को किसने प्रतिपादित किया था, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो अधिगम वक्र है इसको 1885 में, तो मैं यहीं पर जो है वो लिख देती हूँ। अधिगम वक्र जो है ये सबसे पहले 1885 में हर्मन एबिंगहॉस ने, ठीक है, किसने, हर्मन एबिंगहॉस, ठीक है, हर्मन एबिंगहॉस ने जो है वो 1885 में सबसे पहले जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हर्मन एबिंगहॉस, ठीक है। तो हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 में सबसे पहले जो है वो लर्निंग कर्व को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेशन आती है आपकी, यहाँ पर मैंने अनदर डेफिनेशंस लिखी हुई है, लेकिन आपके पास जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हर्मन एबिंगहॉस ने जो है वो एक परिभाषा दी है जो कि आपको नोट करनी है, क्योंकि ये जो है वो आपकी पूछी हुई है, तो ये आपको अच्छे तरीके से नोट करनी है। डेफिनेशन क्या है, हर्मन एबिंगहॉस ने ये दी थी, क्या है कि अधिगम वक्र अभ्यास के द्वारा लाए गए सुधार, अभ्यास के द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा दर और सीमा का चित्र में निरूपण है। ठीक है, चित्र में निरूपण है। तो ये जो है वो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये किसने दी थी, ये जो है वो हर्मन एबिंगहॉस ने दी थी, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये एबिंगहॉस ने दी थी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेनी है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, एबिंगहॉस ने दी थी। इन्होंने कहा था कि अधिगम वक्र जो है वो अभ्यास के द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा दर और सीमा का चित्र में निरूपण होता है। ये हर्मन एबिंगहॉस ने जो है वो डेफिनेशन दी थी अधिगम वक्र से रिलेटेड। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो अनदर डेफिनेशंस मैंने लिख रखी है ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन से भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी 5 ही डेफिनेशंस रहेंगी, एक मैंने आपको करवा दी है और 4 डेफिनेशंस आपकी ये है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है ये है आपकी चार्ल्स स्किनर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर स्किनर क्या बोलते हैं कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति, ठीक है, उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। ठीक है, कागज पर क्या है, ये ब्यौरा है। तो यहाँ पर उन्नति और अवनति को ही जो है वो अधिगम वक्र के थ्रू जो है वो दर्शाया जाता है, यही जो है वो इन्होंने कहा है। तो चार्ल्स स्किनर की जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग। तो देखिए अलेक्जेंडर क्या बोलते हैं कि जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है, यानी कि सेम ही इनकी यहाँ पर डेफिनेशन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ये इनको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है तो आपको अच्छे तरीके से करनी है। तो यहाँ पर है कि जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है।
ठीक है, ये किसने बोला? ये अलेक्जेंडर ने बोला। उसके बाद यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन है जो कि आपकी यहाँ पर गेट्स के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। कि जो अधिगम वक्र होता है वो जो सीखने की क्रिया से होने वाली जो गति होता है उसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ है रेमर्स और सहयोगियों के अकॉर्डिंग, यानी कि रेमर्स के साथ अनदर भी यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की, जो सीखने का वक्र होता है वो किसी दी हुई क्रिया की जो आंशिक रूप से सीखने की जो पद्धति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को जो है वो हम अधिगम वक्र कहते हैं। ये किसने कहा था? ये रेमर्स और उनके सहयोगियों ने कहा था। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको चारों डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। इनको जो है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो आपको जो है ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेने हैं। बाकी डेफिनेशन अगर आपकी आती है, तो अगर इनके अलावा कोई अनदर आती है, अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है अधिगम वक्र से रिलेटेड, तो आप इनको जो है वो एलिमिनेट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको नोट करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर अधिगम के प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व आता है। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग कर्व के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो कहीं पर आपको 3 मिलेंगे, कहीं पर जो है वो 4 मिलेंगे। आपके कितने प्रकार होते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो अधिगम वक्र जो होता है इनके जो यहाँ पर टाइप्स हैं वो आपके टोटल जो है वो कितने हैं, मैं आपको यहाँ पर 4 ही करवाऊंगी, क्योंकि अगर आपको अलग अलग पूछा जाए नाम के अकॉर्डिंग तो जो है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कहीं पर जो है वो आपके जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर 3 भी होते हैं, क्योंकि मेन आपके यहाँ पर 3 होते हैं, लेकिन एक जो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है वो भी आपका यहाँ पर जो है वो बताया जाता है। तो अगर अलग से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 होते हैं या 4 होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो कर्व है ये आपके बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट पे हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व। तो देखिए जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व ये आपका जो है वो 4th टाइप में आता है। 3 टाइप जो अनदर मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी वो आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कर्व भी जो है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व जिसको हिंदी में आप क्या बोलोगे? सरल रेखीय वक्र। ठीक है, तो सरल रेखीय वक्र जो है मैं लिख देती हूँ, सरल रेखीय वक्र या रैखिक कर्व भी जो है वो इसको बोल देते हैं, रैखिक कर्व वक्र। ठीक है, तो ये जो है वो आपको नोट करना है। ये जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है जिसको सरल रेखीय वक्र या फिर आप इसको सरल रेखीय त्वरण भी बोल सकते हो और रेखिक वक्र भी बोल सकते हो। तो ये सारे ही नाम होते हैं, आपको इंग्लिश में जो है वो याद रखना है स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, आपका स्ट्रेट लाइन कर्व कब बनता है? तो जब आपके पास यहाँ पर जो कर्व बनता है इसमें आपके पास जो ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है इसमें जो है वो आपके यहाँ पर अभ्यास जो होते हैं, जो टाइम होता है, जो प्रैक्टिस होती है वो डिनोट करते हैं। और जो ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन होती है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके परिणाम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास वक्र जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से क्यों बनेगा कि आपने यहाँ पर मान लीजिए 50% आपने अपने पेपर की तैयारी की है, एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो भी आपका 50% मार्क्स के साथ ही आपका रिजल्ट आया। इसका मतलब आपने जितनी प्रैक्टिस की, आपने जितना अभ्यास किया उतना ही आपको रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर जो आपके पास वक्र जो बनेगा वो आपका यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो ये आपको नोट करना है, जितना आपने अभ्यास किया, जितना आपने प्रैक्टिस किया उतना ही जब आपको रिजल्ट मिलता है तो वहां पर आपका जो वक्र बनता है वो आपका सरल रेखीय वक्र बनता है, यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। तो इस टाइप का यहाँ पर वक्र बनता है। यहाँ पर जो है वो टाइम होता है, प्रैक्टिस होती है। ठीक है, टाइम और प्रैक्टिस होती है और यहाँ पर आपके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया। सेकंड टाइप पे जो आता है वो आपका यहाँ पर आता है, सेकंड जो होता है वो आपके पास होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है इसको आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि धनात्मक त्वरण। ठीक है, धनात्मक त्वरण आप बोल सकते हैं। और इसको यहाँ पर जो है वो हम क्या बोलेंगे? कनकेव। ठीक है, कनकेव कर्व, जिसको हिंदी में आप यहाँ पर जो है वो नतोदर वक्र बोलोगे, नतोदर वक्र।
तो देखिए नतोदर वक्र आपका कब बनता है, यहाँ पर जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज भी जब भी सीखते हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो आपकी सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है। पॉजिटिव कर्व जब आपका बनेगा तो स्टार्टिंग में आपकी जो सीखने की जो गति होगी, सीखने की जो मात्रा होती है वो आपकी क्या होती है, धीमी होती है। और फिर जो है वो आपकी यहाँ पर गति जो होती है सीखने की वो बढ़ जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर कोई काम शुरू किया तो आपकी यहाँ पर जो गति है वो क्या है, धीमी है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर जो है वो जैसे यहाँ पर आपने कोई भी चीज सीखना यहाँ पर शुरू किया तो शुरू के अंदर जो है वो आपकी जो गति होती है वो धीमी होती है, ठीक है। शुरू में क्या होती है, धीमी होती है। और फिर एकदम से जो है वो गति जो है वो तीव्र हो जाती है, तो वहां पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि आपका कनकेव कर्व जो है वो आपका यहाँ पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए DSSB का एग्जाम है, ये आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है वो हमारी सीखने की जो गति है, क्योंकि अभी तक हमें एग्जाम डेट के बारे में जो है वो नहीं पता है, हमारी सीखने की जो गति है वो धीमी है। जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी हम जो है वो अपनी रफ्तार जो है वो बढ़ा देंगे, हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे। तो वहां पर जो है वो हमारी सीखने की जो गति है वो एकदम से तीव्र हो जाती है। जब एग्जाम डेट आ जाती है तो वहां पर आपका कौन सा कर्व बनेगा, वहां पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि आपका कनकेव कर्व बनता है। क्लियर है, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड जो आपकी टाइप आती है, थर्ड जो टाइप होता है वो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि आप इसको बोलोगे यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, ऋणात्मक त्वरण, या फिर आप इसको बोलोगे कन्वेक्स कर्व, ठीक है। क्या बोलोगे, कन्वेक्स कर्व बोलोगे, कन्वेक्स कर्व, ठीक है, कन्वेक्स कर्व, यानी कि हिंदी में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र हिंदी में क्या हो जाएगा, ये आपका उन्नतोदर वक्र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपकी किसकी है, प्रैक्टिस की है, और ये जो लाइन है ये आपके यहाँ पर रिजल्ट की होती है। तो देखिए उन्नतोदर वक्र कैसे बनता है, जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज सीखना शुरू कर देते हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो आपकी यहाँ पर रफ्तार जो है वो ज्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग में रफ्तार क्या है, ज्यादा है, लेकिन बाद में जो है वो यहाँ पर आपकी जो रफ्तार है सीखने की वो घट जाती है, जो गति होती है सीखने की वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में आप जो है वो यहाँ पर गति दिखाते हो, सीखने में आपकी गति जो है वो ज्यादा होती है और फिर जो है वो धीमी हो जाती है। तो वहां पर आपका जो कर्व बनता है वो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि आपके पास कन्वेक्स कर्व बनता है। जैसे स्टार्टिंग में जो है वो आप कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कोई नया काम जब हम शुरू करते हैं, कोई नया काम हम सीखते हैं, तो वहां पर जो है वो हम उसमें गति जो होती है वो हमारी तीव्र होती है और बाद में जो है वो यहाँ पर धीमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्टिंग में जब हमने DSSB के फॉर्म अप्लाई किए तो वहां पर हमें होगा कि अब तो फॉर्म अप्लाई कर दिए, अब जो है वो एग्जाम होगा, तो हमारी यहाँ पर पढ़ने की जो गति थी वो तेज थी। फिर बाद में जो है वो यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर जो वो क्वेश्चंस हुए तो वहां पर एग्जाम डेट भी अपनी नहीं आई, तो उस वजह से जो है वो आपकी सीखने की जो गति है वो धीमी हो गई। क्लियर है, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो वहां पर आपका कन्वेक्स कर्व बनता है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ जो टाइप होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपका होगा एस शेप्ड, ठीक है। एस शेप्ड आप इसको बोलोगे, एस शेप्ड, या फिर आप इसको जो है वो मिक्स्ड कर्व बोलोगे, ठीक है, मिक्स्ड कर्व बोलोगे। क्या बोलोगे, मिक्स्ड कर्व बोलोगे, मिक्स्ड कर्व, क्योंकि इसमें जो है वो आपका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये आपका मिक्स्ड कर्व होता है, या आप इसको एस शेप्ड कर्व बोलोगे, ठीक है, एस शेप्ड या फिर मिक्स्ड कर्व। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एस शेप्ड या फिर जो मिक्स्ड कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास टाइम है, आपका प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट होता है। तो इसमें जो है वो मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट्स करवाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई काम शुरू किया, तो आपको स्टार्टिंग में जब आप कोई काम शुरू करते हो, जब आप शुरू में कोई काम सीखते हो, कोई भी कार्य जब आप सीखते हो, तो वहां पर आपको कोई लाभ नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। तो स्टार्टिंग में जो है वो आपका कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस यहाँ पर जो है वो सीधा इस तरीके से बनता है। इसको मैं यहाँ पर ए पॉइंट मान रही हूँ, और ये जो मेरा ए पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये आपका इनिशियल लेग है। क्या है, इनिशियल लेग है। इनिशियल लेग का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर प्रारंभिक अंतराल है,
ठीक है, इनिशियल लेग है यानी कि आपका यहाँ पर प्रारंभिक अंतराल है। यहाँ पर जब आप कोई काम सीखना शुरू कर देते हो तो ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है और ना ही आपको कोई लॉस होता है, यहाँ पर बस आपने कोई काम शुरू किया है सीखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने कोई काम शुरू किया, फिर जो है वो एकदम से जो है वो यहाँ पर कोई काम इंक्रीज हुआ, तो ये जो आपका यहाँ पर एकदम से जो इंक्रीज हुआ है इसको मैं यहाँ पर बी पॉइंट मान रही हूँ। और ये जो बी पॉइंट है ये आपका इंक्रीजिंग गेन है। इंक्रीजिंग गेन का मतलब क्या है, यहाँ पर गेन का मतलब जो है वो लर्निंग से ही है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग गेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप काम सीख रहे हैं उसमें जो है वो आपकी गति में जो है वो यहाँ पर तीव्रता आई है, तो यहाँ पर जो है वो इंक्रीजिंग गेन हो जाएगा। फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो जैसे इंक्रीज हुआ, फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो ये सी पॉइंट लिया है, और ये सी पॉइंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्रीजिंग गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग गेन को। इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग गेन, गेन का मतलब आपका लर्निंग से ही है, तो डिक्रीजिंग गेन का मतलब क्या है कि जहां पर आपने स्टार्ट किया कोई काम, फिर जो है वो एकदम से तीव्रता आई, फिर अगेन जो है वो धीमी हो गई, जो गति आपकी सीखने की गति है वो धीमी हो गई, तो यहाँ पर सी पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्रीजिंग गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो है वो डी पॉइंट में नोट कर रही है। डी पॉइंट है, ये क्या है, डी पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो आपका पठार बन गया। अब पठार में आपको आगे भी समझाऊंगी कि पठार क्या होता है, इंग्लिश में इसको जो है वो प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पर प्लेट्यू बन जाता है, डी पॉइंट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। फिर एकदम से जो है वो आपका यहाँ पर अंतिम उछाल आता है, यानी कि एकदम से जो है वो आपकी जो लर्निंग होती है वो एकदम से उछाल जो है वो लगाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो सीखने की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये जो ई पॉइंट है ये आपका क्या है, एंड स्पर्ट है, ठीक है। क्या है, ये आपका एंड स्पर्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में इसको अंतिम उछाल बोलते हैं, ठीक है, अंतिम उछाल, अंतिम उछाल होता है यहाँ पर। तो ये जो है वो आपका एंड स्पर्ट होता है, और फिर जो है वो आप जो आप लर्निंग कर रहे हैं उस पर जो है वो आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आप सीख रहे हैं ये आपका अंतिम उछाल है, फिर आप यहाँ पर जो लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है, यानी कि एफ, ये जो होता है ये आपका सेसेशन ऑफ लर्निंग होता है। सेसेशन ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो है वो अधिगम का अंतिम, अधिगम जो है वो आपकी अधिगम की समाप्ति हो जाती है, तो यहाँ पर जो है वो आपका सेसेशन ऑफ लर्निंग कहलाता है, यानी कि अधिगम की समाप्ति, अधिगम की समाप्ति, अधिगम की समाप्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास जो आकार बने, यहाँ पर सही से नहीं बना, मैं दोबारा बना देती हूँ। यहाँ पर जो है वो आपका किस तरीके से बनेगा, स्टार्टिंग में आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, फिर एकदम से यहाँ पर इंक्रीज हुआ, फिर जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर जो है वो प्लेटू बना, फिर यहाँ पर एक अंतिम उछाल आया, और फिर जो है वो आप यहाँ पर लास्ट में जो है वो यहाँ पर आपकी लर्निंग जो होती है, जो आपका अधिगम जो होता है उसकी आप समाप्ति पर पहुंच जाते हैं, जो काम आपको करना है उसकी समाप्ति पर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कर्व बनता है ये आपका एस टाइप का कर्व बनता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट से मैंने आपको जो है वो दिखा दिया किस तरीके से आपका यहाँ पर एस शेप्ड, यानी कि जो यहाँ पर आपका मिक्स्ड कर्व जो है वो आपका बनता है, क्लियर है। तो ये जो है वो मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप करवाई है। फर्स्ट जो टाइप था वो आपका स्ट्रेट लर्निंग कर्व था। स्ट्रेट लर्निंग कर्व होता है कि आपने जितनी प्रैक्टिस की, जितना अभ्यास किया उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है, वो आपका स्ट्रेट लर्निंग कर्व होता है। उसके बाद फिर सेकंड मैंने आपको यहाँ पर करवाया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम यहाँ पर कनकेव कर्व बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर करें तो नतोदर वक्र कहलाता है। उसमें आपके पास स्टार्टिंग में आपके सीखने की जो गति होती है वो आपकी यहाँ पर क्या होती है, धीमी होती है, फिर जो है वो एकदम से तीव्र हो जाती है, वहां पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि आपका कनकेव कर्व बनता है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको यहाँ पर करवाया नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, आपका यहाँ पर कन्वेक्स कर्व बनता है। उसमें आपकी स्टार्टिंग में जो सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है, और फिर जो है वो धीरे धीरे धीमी होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर जो है वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि आपका कन्वेक्स कर्व बनता है। फिर मैंने यहाँ पर फोर्थ टाइप आपको करवाया जो कि आपका एस शेप्ड, या फिर आप मिश्रित कर्व भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको जो है वो मिक्स्ड कर्व भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का कर्व बनता है। इसमें पहले आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, आपने जो काम किया बस आपने वहां पर शुरू किया, उसमें आपको ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है, फिर एकदम से आपका इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर आपका यहाँ पर पठार बनता है जिसको हम प्लेटू बोलते हैं, फिर जो है वो आपका एक अंतिम उछाल आता है, और फिर आप अपने अधिगम की समाप्ति पर पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट आपका यहाँ पर आया जो कि आपका प्लेटू होता है। तो प्लेटू क्या होता है,
ये आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो मैंने एक आपको टॉपिक बताया क्या है, ये है आपका पठार। अब पठार कब बनता है, तो अधिगम में पठार क्या होता है, तो अधिगम में पठार का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पर कोई लर्निंग कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर कोई लर्निंग शुरू की, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका ये पठार बनता है। पठार का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो मान लीजिए आप जो है वो कोई चीज की रिविजन करनी शुरू करते हो, तो आपने मान लीजिए रिविजन में आपने फर्स्ट चैप्टर किया, फिर जो है वो आपने फर्स्ट चैप्टर करते करते आप थक गए, फिर जो है वो आप क्या करोगे, फिर जो है वो आप मान लीजिए कहेंगे कि नेक्स्ट डे जो है वो मैं रिवीजन करूंगा कंप्लीट, अगेन आप यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हो, और फिर अगेन आप यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करके जो है वो फिर से जो है वो आप थक जाते हो और काम वहीं पर बंद कर देते हो। तो यहाँ पर जो है वो आपका अधिगम का पठार बनता है कि आप उस फर्स्ट चैप्टर से आगे नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर जो है वो आपका पठार बनता है। तो आप जो सीख रहे हैं उसमें जब आप यहाँ पर आगे जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते, तो वहां पर आपका अधिगम का पठार बनता है, जिसको इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अधिगम का पठार हो गया। अब यहाँ पर जो है वो अधिगम में पठार बनने के कारण क्या हो सकते हैं, ये अब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए अधिगम में जो है वो पठार वो किस कारणों से बनता है, ये पहले जो है वो आपका यहाँ पर जैसे हमने अभी जो है वो लर्निंग कर्व किया, पठार का हमने बाद में करेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग कर्व जो है इसके यहाँ पर उतराव और चढ़ाव के क्या कारण होते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पर जो लर्निंग की है वो जैसे पहले धीमी होती है, फिर जो है वो यहाँ पर तीव्र हो जाती है, या पहले तीव्र होती है फिर धीमी हो जाती है। तो इनके कारण क्या होते हैं, किस वजह से उतार चढ़ाव आते हैं, इनके बारे में जो है वो बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी शुरू में जब कोई काम शुरू करते हो, तो वहां पर आपकी सीखने की, ये भी हो सकता है कि वहां पर आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको उसमें रुचि होती है, तो वहां पर आपका जो सीखने का जो यहाँ पर गति होता है वो आपका तीव्र होता है। लेकिन अगर आपको उस चीज को सीखने में एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो वहां पर आपकी जो गति होती है वो यहाँ पर धीमी होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपका अधिगम वक्र का जो उतार चढ़ाव है उसमें एक कारण आपका यहाँ पर एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद होता है आपका संतुलन, या फिर आप आत्मसातकरण भी बोल सकते हो, अडेप्टेशन आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो आप संतुलन नहीं बना पाते, आप जो चीज सीख रहे हैं उसमें आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम देना है, मतलब इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर संतुलन बिगड़ जाता है। जब आप कोई चीज सीखते हो तो वहां पर जो है वो आपका उतार चढ़ाव का एक कारण आपका संतुलन भी हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट आपका होता है थकान। तो जब आपके पास थकान हो जाती है, यानी मान लीजिए आप कोई चीज सीख रहे हो और सीखते सीखते आपको थकान फील होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर भी जो है वो आपकी सीखने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो ये भी आपका एक कारण होता है अधिगम वक्र में जो है वो उतरा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट होता है आपके पास की अभ्यास। अगर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मान लीजिए आपने कोई काम सीखना शुरू किया, उसमें आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपका यहाँ पर जो सीखने की जो गति है वो तीव्र होती है, और अगर आपका अभ्यास कम होगा तो सीखने की जो गति है वो आपकी यहाँ पर जो है वो मंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है वो आपका उतार चढ़ाव का एक ही कारण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोत्साहन यानी कि स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन है कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो उसके प्रति अगर आपको कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो आप उस चीज में जो है वो तीव्रता दिखाएंगे, और अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो उसमें जो है वो आपका उतराव ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपके 5 पॉइंट है। फर्स्ट था आपका यहाँ पर एक्साइटमेंट, सेकंड है आपका यहाँ पर अडेप्टेशन, थर्ड है यहाँ पर फटीग, और फोर्थ है आपका यहाँ पर एक्सरसाइज, फिफ्थ है आपका यहाँ पर स्टिमुलेशन। तो ये 5 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। ये जो है वो अधिगम वक्र में आपके यहाँ पर राइज और फॉल के जो है वो आपके कॉजेज हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर जैसे पठार के बारे में बताया कि आपका जो है वो अधिगम में पठार क्यों बनता है। जब आप कोई चीज सीखते हो, तो जब आप कोई चीज सीख रहे हो उससे आगे जब बढ़ना नहीं चाहते हैं, जहां पर जितना आपने सीख लिया उससे आगे जब आप नहीं बढ़ना चाहते, तो वहां पर आपका अधिगम में पठार बनता है, और यहाँ पर जो है वो अधिगम में पठार बनने के कारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधिगम में पठार बनने के क्या कारण हो सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर बताया। जैसे आप कोई चीज सीखना शुरू कर देते हो और जैसे आप सीखते सीखते यहाँ पर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो, उसके बाद में आपको जो है वो उसमें रुचि नहीं रहती। तो जब आपको कोई काम सीख रहे हो उसमें अगर रुचि नहीं रहेगी तो वहां पर आप उस काम को आगे सीखने में जो है वो नहीं बढ़ोगे, तो वहां पर जो है वो आपका पठार बन जाता है। तो फर्स्ट कारण आपका यहाँ पर रुचि में कमी हो सकती है। तो फर्स्ट जो है वो आपका यही है, रुचि में कमी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर अधिगम में तत्परता का अभाव, यानी कि जब आप कोई काम सीख रहे हो तो उसमें जब आप उस काम को सीखने में रेडी ही नहीं होगे, वहां पर अगर आपको रेडीनेस की कमी हो जाएगी, आपका यहाँ पर जो है वो तत्परता का अभाव हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, अधिगम में पठार ही बनेगा, आप उस चीज से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका अभिप्रेरणा में कमी। यहाँ पर
अभिप्रेरणा की कमी आएगी यहाँ पर, ठीक है। अभिप्रेरणा की कमी, अगर आपको यहाँ पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जो काम आप सीख रहे हो उसमें अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, तो उसमें जो है वो आपका यहाँ पर अधिगम्य पठारी बनेगा। फिर आप जो है वो उस काम को वही छोड़ दोगे, वहां से बढ़ने की जो है वो कोशिश नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है कि कार्य सीखने में उच्च कठिनाई स्तर, यानी कि आपके पास जो है वो हाई डिफिकल्टी लेवल आ जाता है कि आप जो भी काम सीख रहे हो उसमें आपका एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहां पर उससे आगे अगर हम जाएंगे तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, आपको सीखने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो वहां पर आप उस काम को छोड़ना जो है वो बेहतर समझते हो, तो वहां पर जो है वो आपका अधिगम का पठार बन जाता है, फिर आप उस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है कि अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का नहीं होना, यानी कि आप जो चीज सीख रहे हैं उसमें आपको वहां पर अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जो काम सीख रहे हैं उसके अनुकूल अगर आपको वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो आप उस काम को वही छोड़ दोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो आपका अधिगम का पठार बन जाता है। तो ये जो है वो आपके टोटल 5 जो है वो कारण होते हैं अधिगम पठार बनने के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम निवारण कैसे कर सकते हैं कि आपका अगर अधिगम पठार बन रहा है तो हम अधिगम पठार ना बने, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही हो सकता है कि अगर आप जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग, अगर आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर अपने जो टास्क है उनको अगर एडजस्ट करोगे, वही बनाओगे, तो वहां पर जो है वो आपका अधिगम का यहाँ पर जो पठार है वो नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अधिगम कार्य को, जो अधिगम कार्य होता है उसको शिक्षार्थी की क्षमता के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए, कि जितनी कैपेसिटी होती है लर्नर की उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप यहाँ पर अधिगम का जो कार्य होता है, जो लर्निंग टास्क होते हैं उसको अगर डिजाइन करोगे तो यहाँ पर अधिगम का पठार नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट है कि अधिगम के लिए उचित अनुकूल वातावरण दिया जाना चाहिए, कि अगर आप कोई भी काम सीख रहे हो तो वहां पर अगर आपको अनुकूलित वातावरण नहीं मिलेगा तो आपका अधिगम का पठार बनेगा, और अगर आप लर्नर को अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करवा दोगे तो वहां पर अधिगम का पठार नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी आपका आसान है कि शिक्षार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, कि अगर आप लर्नर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करोगे तो वहां पर जो है वो उसकी जो सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा उस काम को करने के लिए, तो वहां पर जो वो अधिगम का पठार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम इन तरीकों से जो है वो अधिगम पठार ना बने इसका हम निवारण कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले लर्निंग कर्व के बारे में बताया कि इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हरमन एबिंगहॉस ने जो है वो इसको सबसे पहले 1885 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद मैंने उनकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर बताई, फिर मैंने अनदर डेफिनेशन आपको करवाई, अधिगम वक्र के प्रकार हमने किए, और यहाँ पर अधिगम वक्र में उतराव और चढ़ाव जो है वो किसकी वजह से आते हैं उसके कारण मैंने आपको यहाँ पर बताए। फिर जो है वो हमने यहाँ पर अधिगम पठार सीखा, और अधिगम पठार के क्या कारण होते हैं, अधिगम पठार किस कारणों से बनता है और हम किस तरीके से उनका निवारण कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, और यहीं से जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है तो प्लीज आप इसको शेयर भी कर देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।